तो फ्रेंड्स, आज हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, और जो भी आंसर होगा उसे अच्छे तरह से ऑप्शन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन और आंसर जितने ऑप्शन आते हैं डिफ़िकल्ट रहते हैं और जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसे एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। तो यहाँ क्या पूछा गया कि जो इंडियन सिटीजन को केवल अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स, तो वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में है 15 है, 16, 19 है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 15 भी होगा, 16 भी होगा, 19 भी होगा, आर्टिकल 29 भी है, आर्टिकल 30 भी है। ठीक है। तो अगर आर्टिकल 15 देखें तो आर्टिकल 15 जो है कहता है कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। वहीं 16 क्या कहता है, 16 कहता है, आर्टिकल 16 पर्टेन करता है टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी देना है सबको। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। ठीक है। फिर आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 कहता है कि आर्टिकल 19 जो है गारंटी करता है 6 राइट जो दिया गया है एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है सिटीजन्स को केवल, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स असेंबली हो गया, एसोसिएशन और यूनियन हो गया फॉर्म करना, फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये होता है आर्टिकल 19। 29 अगर देखें, 29 कहता है कि आर्टिकल 29 इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये याद रखेंगे, माइनॉरिटीज़ का है 29। और सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर टू कंजर्व द सेम। ठीक है। माइनॉरिटीज़ के लिए होता है 30 जो है, आर्टिकल 30 क्या करता है कि ग्रांट करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस के खोल सकते हैं वो लिंग्विस्टिक, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इस तरह से हमने देखा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इसमें कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 4 years। ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर बिकमिंग राज्यसभा मेंबर इट इज़ नेसेसरी टू बी एटलीस्ट 35 years ऑफ एज। Rajya Sabha is permanent house, but 1/4 of its retired every second year। ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। तो देखते हैं इनकरेक्ट कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला दिया गया टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 4 years। तो 4 year नहीं होता है इसमें। ठीक है। ये डिजॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पे 35 years दिया गया जो कि 30 years होता है। ठीक है। 30 years से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है परमानेंट हाउस, बट 1/4 नहीं होता है, ये 1/3 होता है। ठीक है। ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर।
तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज द राज्यसभा कैन विथ होल्ड अ मनी बिल। ठीक है, तो कितने दिन के लिए राज्यसभा मनी बिल को विथ होल्ड कर सकती है? तो देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14 डे के लिए होता है, 14 दिन के लिए मनी बिल को विथ होल्ड किया जा सकता है। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जाता है राज्यसभा में कितना है, तो ये याद रखेंगे 250 है। करेंटली जो है इसमें 239 है, सिक्स वैकेंसी है इसमें। ठीक है, 6 वैकेंट है, और टोटल 245 हो जाता है। ठीक, 225 मेंबर जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 8 मेंबर होता है रिप्रेजेंट करता है यूनियन टेरिटरीज को, और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। और शेड्यूल पूछा जाए तो ये 4th शेड्यूल में आते हैं। और देखें, आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज, ये 3 जो है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, J&K है, वो जो है रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट when he should held judicial office for at least 10 years in the territory of India or has been an advocate in high court or subordinate court for 10 consecutive years। तो ये सही है कि उसे 10 साल के लिए जो है जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और या तो ये करे या एडवोकेट इन हाई कोर्ट हो सबऑर्डिनेट कोर्ट में, या सबऑर्डिनेट कोर्ट में 10 कंजिक्यूटिव ईयर के लिए, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे हाई कोर्ट के जज के लिए। नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, तो ये गलत है, ऐसा कोई एज नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया है तो ओनली 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विथ हाउ मेनी मंथ्स द रिजोल्यूशन approving the financial emergency proclamation should be made by both the houses of the parliament। तो इसमें पूछा गया कितने मंथ के लिए जो रेजोल्यूशन अप्रूव के लिए जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में, तो बोथ हाउसेज के लिए पार्लियामेंट के, तो कितना समय होता है उसका? तो ये हो जाएगा 2 मंथ, याद रखेंगे, 2 मंथ का समय होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन वाज नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्राउट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार कब लाया गया था ये? तो याद रखेंगे 1963 में। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, 1963 है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत है ये? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। इसके तहत जो है ये प्रोविज़न किया गया है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किया जाएगा, आर्टिकल 37 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द चेलिया कमिटी कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, तो चेलिया कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? इसका आंसर है 1991 में। ये चेलिया कमेटी जो है डॉक्टर राजा जे चेलिया के नाम पे है, चेलिया कमेटी, वो चेयरमैन कर रहे थे। और ये सेंट्रल जो रिफॉर्म था, रिफॉर्म रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम
ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, याद रखेंगे किस चीज़, चिलिया कमेटी किससे है, सेंट्रल टैक्सेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कोकोज प्रोडक्शन, लेदर प्रोडक्शन। तो लेदर प्रोडक्शन के लिए कौन सा है, तो याद रखेंगे ये ब्राउन रिवॉल्यूशन है। ठीक है, लेदर प्रोडक्शन के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन है। इसमें अदर रिवॉल्यूशन है, जैसे कि ब्लैक रिवॉल्यूशन है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे है, पेट्रोलियम से है। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन आपको हॉर्टिकल्चर एंड हनी से है, याद रखेंगे। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है, ग्रे रिवॉल्यूशन आपको फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन देख लिया हमने, लेदर और लेदर प्रोडक्शन कोको प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, अ वेल्थ विच कम्स इजली फ्रॉम अब्रोड बट इजली गोज अवे इज नोन एज, क्या हो जाएगा ये, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपको हॉट मनी। ठीक है, अ वेल्थ विच कम्स इजली फ्रॉम अब्रोड बट इजली गोज अवे इज नोन एज हॉट मनी कहा जाता है ये। इस तरह से हमने आज 10 क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे और इसको डिटेल एनालिसिस के तौर पे देखेंगे, जिससे हमें ओवरऑल बेनिफिट हो। बस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टिक मार देने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं डेली, तो हमारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप भी रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।